सब देखने और सुनने वालों को आदाब। हम आज फिर आपके सामने कफील का रिव्यू लेके हाजिर हुए हैं। एक ड्रामा जो मैं और शम्मा बड़े शौक से देख रहे हैं और मुझे यकीन है कि मेरे और शम्मा के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं शौक से देख रहे हैं। तभी हमने फैसला किया था कि हम इस पर बात करें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बात करने के लिए है और बजाय इसके कि मैं और शम्मा फोन पे अपना रेंट करें, तो हमने सोचा कि ये कैमरे पे किया जाए और आप लोग को दिखाया जाए। तो शमा को लेते हैं अपनी कॉल में। शमा, क्या हाल है? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखी कफील की अक्सात? ओह, बहुत अच्छी। और पता क्या, तुमने आज तक जितनी मुझे उसे असाइनमेंट्स दी हैं ना, उन सब से ज़्यादा मुझे पसंद ये आई है लेकिन हूँ इंटरेस्टिंग मैं फिर भी लास्ट मिनट क्वीन, क्योंकि कल रात को मैंने देखी हैं एपिसोड 3, 4, 5 और 6। तो मेरा ख्याल है किस्त बाय किस्त चलते हैं और करते हैं इस पे बात। अच्छा। बड़ी चीजें हैं जो ड्रामा देखते हुए कुछ चीज़ों से यानी इश्यूज भी हैं, कुछ बातों से मैं एग्री करती हूँ, कुछ बातों से मैं डिसएग्री करती हूँ। तो वो हम फिर जब बात करते हैं मैं सच्ची बताऊं, मेरे जहन से तो वैसे किस्तें हैं, वो जो 4 किस्तें मैंने देखी हैं, वो एक किस्त मेरे जहन में बन के रह गई हैं, क्योंकि एक ही दफ़ा देखी थी। तो लेकिन मैं तुम्हें साथ में तुम थोड़ा सा रिमाइंड कर देना कि किधर क्या हुआ था। लेकिन मैं ज़्यादातर डिस्कस करना चाहती हूँ थीम्स, जो कि मुझे पता है कि उमैरा अहमद की राइटिंग हम दोनों को पसंद हैं कुछ चीज़ें, लेकिन आई थिंक कुछ बातें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो बहुत सटल हैं, और वो मुझे पसंद आया, तो वो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। Here is the things, उमैरा अहमद की राइटिंग मतलब राइटिंग मुझे पसंद है, जिस तरीके से वो लिखती हैं, जो एक उनका एक डिक्शन है, जो अल्फाज वो इस्तेमाल करती हैं, ये जो वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जो चीज़ें वो सिखाना चाह रही हैं या समझाना चाह रही होती हैं, मैं हर वक्त शायद उसे एग्री नहीं करती। और वो हम आज जब हम रिव्यू करेंगे तब भी हम इस पर बात करेंगे। तो शमा, हमने किस्त नंबर 1 और 2 तो हमने पहले रिव्यू कर ली थी। आज हम बात करेंगे, हम चूँकि लास्ट वीक बिजी थे हम सब क्रिसमस को लेके और न्यू ईयर को लेके और सारा जो चल रहा था, तो हमने नहीं फिर एक स्किप किया। तो सोचा फिर हम इकट्ठे ही एपिसोड नंबर 3, 4, 5 और 6 जो है वो आज हम इकट्ठे ही उसको रिव्यू कर लेंगे। तो मैं तुम्हें साथ साथ मैं याद भी करवाती जाऊँ, ताकि जो भी तुम्हारे थीम्स हैं वो तुम्हारे ज़हन में फ्रेश होते जाएं। जो किस्त नंबर 3 है उसकी ओपनिंग होती है कि जब ज़ेबा और जामी की शादी हो जाती है और उनकी जो वेडिंग नाइट है, और वो ओपनिंग सीन होता है। और उसमें जामी यानी उसको यानी उसका घूंघट उठा कर कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत हो, और मतलब उसके जवाब में वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी तारीफ करे। उसकी तारीफ कम करता है और अपनी तारीफ ज्यादा करता है अपनी तारीफ ज्यादा करता है और और वहीं से वो एक मूड सेट हो जाता है कि ये बंदा खुद पसंद है, इसे बस अपने आप से गरज है। खुद पसंदी, जो कि हमारी खुद पसंदी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी खुद पसंदी इस कॉस्ट पे आती है कि वो दूसरों को अपने जितना नहीं समझते। कोई ये नहीं कि उन्हें अपना पसंद और दूसरों को अपने लेवल पे समझते हैं। और वो जो है ज़ेबा का हस्बैंड, नाम जामी, वो बिल्कुल उस ज़िम्मे में आता है जो अपने आप को समझता है कि मैं बस खुदा का दिया हुआ तोहफा हूँ इस दुनिया को, राजा इंदर मैं ही हूँ। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल वो यदि उसी सीन से ये एस्टैब्लिश हमें हो जाता है कि भाई इस बंदे को सिवाय अपने आप से किसी और चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। पहले दिन की दुल्हन है, उसे क्या बात करनी चाहिए, उसको किस तरह की रिस्पेक्ट देनी चाहिए, या क्या किस तरह की गुफ्तगू यानी होनी चाहिए, वो अपनी तारीफ करके तो वो यानी हो जाता है। तो वहीं से यानी मतलब हमें पता चल जाता है कि आगे क्या हो, एक आइडिया एज अ व्यूअर हमें हो जाता है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट। तो किस्त नंबर जो 3 है वो तो मेनली यानी मेरा ख्याल मोर एन इंट्रोडक्शन ऑफ ज़ेबा टू हर इन लॉज, क्योंकि ज़ाहिर है वो वेडिंग नाइट एंड देन वो नेक्स्ट डे। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे जब अभी वो पहला ही दिन है और आके नंद साहिबा जो इस तरह की नंदे मुझे जहर लगती हैं, जो बड़ी मतलब ना बन संवर के और ऊपर से बड़ी मीठी और बड़ा मतलब कि जी हमसे ज्यादा अच्छा और प्यार करने वाला तो है नहीं। और आप आके तो अपेरेंटली अभी तक तो वो अच्छी ही नजर आ रही हैं, लेकिन I don't know, I have my doubts. I actually think उसके कैरेक्टर पे भी मैं बात करना चाहती हूँ। वो भी I actually think it's a beautiful written character, क्योंकि इस तरह के बहुत लोग हैं मौजूद हैं जो मुझे लगता है कि what she lets on is not what she knows.
लेकिन उसके बारे में चलो क्योंकि वो बाद के थीम्स में आएगा. लेकिन एक बात जो मैंने हाँ नोट की कि जो ज़ेबा का कैरेक्टर है पहली पूरी तीसरी और चौथी में देयर इज मिनिमल डायलॉग ऑन हर पार्ट, ठीक है, and that speaks a lot. expression शम्मा She's an amazing actress, but I think I that know speaks I volumes know about कि जब आपकी शादी हो जाती है, वो जो कफालत है, ज़रा वो कफालत जो थीम है उसका, वो बाप से हस्बैंड तक चली गई, लेकिन वो कफालत सिर्फ यानी माली नहीं, वो हर चीज़ को अपने हाथ में ले लेती है, जो आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी सोशल. exactly तो फिर वो बोले क्या, क्योंकि कोई चॉइस तो उसकी है नहीं है. She has to go along with whatever everyone else is saying. बिल्कुल, ये तुमने बड़ी खूबसूरत बात की और मैं भी इसी पे बात करना चाहती हूँ कि जो ड्रामे का जैसे नाम ही है कफील और कफालत का, जैसे हमारे यहाँ एक मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है कि कफालत सिर्फ शायद फाइनेंशियल कफालत ही होती है. कफालत हरगिज़ फाइनेंशियल कफालत नहीं होती, उसमें बहुत सारी और चीज़ें होती हैं. उसमें आपकी जो है वो इमोशनल मेंटल वेलबींग, आपकी एक सोशल वेलबींग क्या है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपके ज़रूरतों का ख़याल, आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, आपको रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, आपको स्पेस की ज़रूरत होती है. कितनी सारी चीज़ें हैं जो इस एक टर्म के अंदर आती हैं, तो उन सब का ध्यान रखना. अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, ये जो कफालत वाला एक कॉन्सेप्ट है, मैं तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट मैं इससे एग्री नहीं करती. You used to being एक controversial. बंदा आपका कफील ये क्यों, ये नहीं, मतलब एक कफील है और दूसरा वो उसके अंडर है, दोनों एक दूसरे के कफील क्यों नहीं है? मियाँ बीवी एक दूसरे के कफील क्यों नहीं है? यानी बीवी भी मियाँ के, अगर हम इसी बहस को लें शम्मा, कफालत किसी बहस को की सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं. हाँ. तो बीवी भी है, और आज के दौर में तो बीवियां फाइनेंशियली भी कफालत कर रही हैं अपने खामदों की और अपनी फैमिली की, और इक्वली कर रही हैं. तो अगर चलो उस जमाने के हिसाब से भी अगर हम लें तो उसमें सिर्फ फाइनेंशियल के अलावा, जैसे हमने बाकी ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, तो वो बीवियां भी इतनी पासदार होती हैं जितने खामद होती हैं. मैं पता क्या मैंने जो थिंकिंग है उस बारे में, वो ये है कि ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है, मेरा ख्याल कॉन्सेप्ट में इटसेल्फ कोई बुराई नहीं है. कफालत का मतलब ये है कि किसी को, आई थिंक इन इटसेल्फ इज अ नाइस कॉन्सेप्ट, बेशक मर्दों के लिए औरतों के लिए कुछ भी हो, बट यानी ये जो ड्रामा हमें दिखाता है, आई थिंक इन अ ब्यूटीफुल वे, कि जब कफालत जाती है किसी ऐसे इंसान से व्हेन देयर इज लव इन्वॉल्व्ड, देन वो वाली कफालत बिल्कुल अलग लगती है. जैसे उसका बाप है, ठीक है, कफालत तो वो भी कर रहा है, लेकिन उस कफालत में यानी बच्ची की मोर और लेस अपनी एजेंसी शामिल है. यानी वो इंसान, उसकी अपनी चॉइस है, उसकी डिग्निटी है, उसकी वो अपना, शी इज अलाउड टू बी अ पर्सन इन हर ओन राइट. मैं नहीं एग्री करती इस चीज से स्टिल, क्योंकि देखो क्या किया बाप ने भी, क्या किया, वो कफील था तो उसने कहा अपनी एक रुमाल की सजा उस बेटी को, यानी उसकी एक जिंदगी तबाह कर दी ना. हाँ. उसकी मर्जी तक नहीं पूछी. तो वो कफालत की जोम था ना. इस कफालत के तहत ही आपको यानी वो एक दर्जा जो दे दिया जाता है कि अब चूंकि आप कफील हैं तो आप फैसले कर सकते हैं, चूंकि आप कफील हैं, आप केयर टेकर हैं, जो आपकी कफालत के अंडर हैं, आप उनके साथ करें. हाँ, मैं यानी जो कफालत की टर्म है, मैं आई डोंट एग्री. लेकिन I'll be devil's advocate here and I would defend her dad. Parenting, जैसे कि हम दोनों पेरेंट्स हैं, तो मैं बहुत यकीन रखती हूँ द 80-20 प्रिंसिपल, कि अगर आप 80% ऑफ द टाइम आप गुड इनफ पेरेंट हैं, देन दैट्स गुड, क्योंकि हमेशा तो कोई भी परफेक्ट नहीं रह सकता, ठीक है. और मैं उससे इत्तेफाक करती हूँ कि एक रुमाल दे के आपने ना बेटी से पूछा, ना कुछ किया नहीं, बट दैट डजंट निगेट ऑल द पॉजिटिव्स, ठीक है. और जो कुछ यानी फ्रॉम द सरफेस लेवल इट सीम्स लाइक ज़रा जिस माशरे में पला बड़ा है, उस लिहाज से वो अच्छा खामद भी है और अच्छा बाप भी है, अपने बच्चों की माली कफालत भी, और दूसरी माशरती और जज्बाती भी, यानी बच्चों के साथ उसकी दोस्ती है, उनके साथ बातचीत. लेकिन ज़ाहिर है वो जो एक वाक़या हुआ, और वो बाकी बाद की एपिसोड्स में उसे थोड़ा सा रिग्रेट भी है उस बात पे, which makes him human, right? We all make रिग्रेट के साथ एक तुम्हें अगर याद हो कि रिग्रेट, चलो ठीक है, रिग्रेट तो आई एग्री कि उसको हुआ, लेकिन लास्ट एपिसोड में जब जो चीज उन दोनों माँ बाप को जो पहले स्टेज पे करनी थी, छानबीन, वो बेटी को ब्याह के बेटी हनीमून से वापस आ गई है तो वो छानबीन कर रहे हैं.
وہ پہلے نہیں کرتے. اچھا چلے وہ تو ایک الگ بحث ہے, اس پہ آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن جب وہ چھان بین کر کے آتا ہے تو وہ آ کے بیوی کو بلیم کرتا ہے. Here is that patriarchy کا جو کنسپٹ ہے وہ آ جاتا ہے. تم نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کی, تم اندھی تھی یا تم نے اپنی دوست کی محبت میں جا کے وہ جب اس کو کہتا ہے تو تمہاری بیٹی بھی تھی. اور پھر اگر ہم اس کفالت کو اگر ہم لے لیں تو کفیل تو تم تھے, وہ تو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی خاتون, اس نے تو انہیں ایک رشتہ بتایا اور تم نے انتے تو پھر تم ہوئے نا, کیونکہ تم نے کوئی جا کے چھان بین نہیں. آج تم چھان بین کرنے کے لیے اس بازار میں چلے گئے, تب کیوں نہیں گئے؟ بھی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ لیکن جب وہ اپنی غلطی ہوئی تو آ کے نہیں, لیکن آ کے جو فرسٹ ہینڈ بلیم وہ اپنی بیوی کو ہی کرتا ہے. پہلے وہ اپنی بیوی کو بلیم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ہاں غلطی میری بھی ہے. تو جو تم نے 80-20 رول کی بات کی ہے, میں ایگری کرتی ہوں کہ بینگ پیرنٹ مجھے بھی پتا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ یعنی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے, اور کوئی بھی بندہ پرفیکٹ کسی بھی رول میں 100% تو پرفیکٹ اٹس امپاسبل. جو 80-20 کا رول ہے نا شمع, مجھے لگتا ہے کہ ہم اس وقت تک اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, اس وقت تک وہ کامیاب ہے کہ جب وہ فلکچویشن جو اس کی ہے نا وہ اتنی ہے کہ وہ 70-30 ہو رہا ہے یا 90-10 ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ یعنی بالکل ہی جو 80 ہے وہ 20 پہ چلا جائے اور 20-80 پہ چلا جائے, وہ اس طرح کی شفٹ, then it's unacceptable. Of course. کہ اگر وہ 80-20 ہاں, لیکن اس کے ساتھ زیبا کے ساتھ انہوں نے یہی کیا کہ ایک رومال کا یعنی کیا تھا, وہ ایک جوان بچی ہے اور وہ بھی سارے اس دور سے گزرے ہوں گے, اس ایج سے گزرے ہوں گے, ہزار اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک رومال پہ ایک تحریر آپ نے دیکھی, آپ نے ایک دفعہ بھی ماں نے باپ نے نہیں کہا ماں کو, تو اتنا تو کیا ہی جا سکتا تھا. اور آپ بچی کو پڑھا رہے ہو, یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے, آپ اس کو یہ نہیں بٹھا کے ایک دفعہ پوچھیں تو صحیح کہ اس سے کیا ہوا ہے. اس سے میں بھی اتفاق کرتی ہوں, کیونکہ اکثر یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ you have to look at everything with the lens of time, کہ اس زمانے میں جو باتیں ہیں وہ کچھ زیادہ ایکسیپٹیبل تھیں. 90s میں ہے ڈرامہ یا شاید 80s میں ہے, تو تب تک سوشل نارمز اس بات کی اجازت دیتے تھے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا رکھیں, کمیونیکیشن اتنی ہونی چاہیے کہ ان سے پوچھا جا سکے. ہاں چما, وہ ہمیں انہوں نے دکھایا بھی ہے کہ باپ کا بیٹی کے ساتھ کمیونیکیشن ہے. جب اس کو چھوڑنے جا رہا ہے, رستے میں جو سے باتیں ہو رہی ہیں, جب وہ اس کو کالج چھوڑتا ہے, دکان پہ شاپنگ کرتے ہوئے جب اس سے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے, جو ان کی یعنی ایک گھر کا ماحول اتنا وہ تنگ نظر نہیں دکھایا گیا کہ کوئی بڑا کوئی اسٹرکٹ قسم کا ماحول ہے, یا بڑا جیسے ایک اگر ایک اسٹینڈرڈ پہ ٹریک سوسائٹی ہاؤس ہولڈ ہمیں دکھایا جائے جس میں یعنی بڑا ایک وہ اس طرح کا وہ نہیں ہمیں دکھایا گیا. اس میں بچوں کو وہ نوک جھونک چل رہی ہے, لیکن جب اس پہ بات آتی ہے تو انہوں نے پھر وہی آنر کا اور عزت کا اور غیرت کا مسئلہ وہ بنا کے اور بچی کو انہوں نے چلتا. ہاں لیکن اس میں اس کی ماں کا کردار کافی دلچسپ ہے, تو میں نہیں لگتا, کیونکہ اب اگلی قسطوں میں بھی جا کے باقی گھر کے وہ تو مجھے میں I would use that پنجابی ورڈ, مجھے تو وہ گواچی گائیں لگتی ہے اس کی ماں. مجھے سو فار مجھے تو I don't know, I think she's more اس کا تو وہ تو اپنی ہی ایک دنیا میں ہے. What's interesting کہ وہ morally complex character ہے اس کی ماں, کیونکہ ذرا اسے رومال ملا تو اس نے کافی حد تک انفلوئنس کیا اپنے ہسبینڈ کو بھی, اور ان نے کولیکٹیو ڈیسیژن تھا ان کا کہ بچی کی شادی جلدی کر دیں. ایک لحاظ سے ویسے میں بتاؤں, وہ چیز مجھے پسند آئی ہے کہ the portrayal of a couple that actually listens to each other, and کیونکہ اس کے جو ماں باپ ہے وہ کچھ بھی ہے ایک دوسرے سے ان کی کمیونیکیشن ہے, وہ ایک دوسرے کو لے کے چلتے ہیں, which is nice to see, and it's not often portrayed in our film, and it's always Muslim بیوی اور حاکم شوہر, حاکم, اور یا پھر بالکل بری بیوی اور چیٹنگ کرنے والی بیوی, اور جو شوہر ہے وہ بالکل ہی نیک اور پارسا. So it's always, so it's really nice to see a nice couple who respect each other. اچھا, وہ رومال سے مجھے یاد آیا کہ رومال کی یعنی وہ اتنا وہ اس رومال نے یعنی کیا کہنا چاہیے کہ کام بگاڑا کہ زیبا کی شادی کی تو کی, جب وہ عالیہ کے رشتے کی بات ہوئی تو اس میں بھی پھر رومال کا ذکر آتا ہے کہ وہ بیوی بیٹھ کے کہہ رہی تھی کہ نہیں میں اس رومال سے ڈر گئی ہوں, اور میرا پہلے تو میں نہیں, اب میں چاہتی ہوں کہ عالیہ کی بھی شادی ہو. چھوٹی کے رشتے کی جب بات آتی ہے تو میاں کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا رومال, ایک جملہ اس پہ لکھا ہوا تھا, چھوڑ دو جان اس کی دونوں بیٹیوں کو, اس رومال کی اب بھی چڑھا رہے. لیکن I think یہ کیا پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل پریشر, ہم نے جو اپنی سوسائٹی میں وہ جو عزت والی بات ہے اس کا سوسائٹل پریشر اس حد تک بڑھا دیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے بچوں کی ویل بینگ پیچھے رہ جاتی ہے, اور وہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. ہاں, so I think اہم ہو جاتا ہے. It's probably a clumsy effort.
to portray that. दूसरा जो हमने we're talking about किस नंबर 3, तो उसमें जब यानी ज़ेबा की नंद आके तो वो एक पूरा उसको भाषण जो देती हैं कि तुम सब्र करना और मुझे देखो मुझे 20 साल हो गए शादी को और क्या मुझे ऊंच नीच नहीं हुई हूँ। अच्छा मैं भी शादीशुदा हूँ, तुम भी शादीशुदा हो, आई टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद दिस। मुझे यानी मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आपको सब्र नहीं करना चाहिए या आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने चाहिए। करने कोई भी रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता आप साइड पे कर दें, माँ बाप का अपने बच्चों के साथ जो रिश्ता है वो भी सब्र पे और कॉम्प्रोमाइज टिका हुआ होता है। इस हद तक तो मैं इस चीज से एग्री करती हूँ। एक तो यानी शादी के पहले दिन ही आपको आके यानी इतना लंबा चौड़ा सब्र पे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है, वो आ गई है तो आप कर लें। यानी मतलब बहुत सारी और चीजें होती हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन खैर अगेन हम बात करें उस दौर की कि जहाँ पे यानी यही होता कि मेरी मियाँ अपनी वेडिंग नाइट पे बीवी को ये कहता कि मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगा, मेरी बहनों से बदतमीजी ना करना, मेरे माँ बाप से बदतमीजी ना करना, यानी वो वाला दौर। लेकिन That's acceptable, लेकिन पोर्ट्रे करने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो ही शादी हुई है लड़की की, पहले उसकी एजेंसी थी या नहीं थी वो अपनी लेकिन शादी के बाद आपने सब्र ही करना है और आपकी अपनी कोई एजेंसी नहीं है। आई थिंक ये उसको बार बार उसकी याद दिलाई गई उसे, और अनफॉर्चुनेटली उसको एहसास दिलाया गया। वो जो सिस्टम है ना कफालत वाला, वो कफालत होती है लेकिन विदाउट लव। वो जो मैं पहले एग्जाम्पल दे रही थी कि जो एटलीस्ट जो बाप की तरफ से कफालत है वो अगर प्यार मोहब्बत से हो तो वो कुछ और तरह लगती है, और अगर कफालत तो वो ज़ाहिर कर रहा है, सर छुपाने के लिए जगह है, खाना मिल रहा है, लेकिन it removes all her agency, all her decision making. It becomes more she has to pay a price. Control. मैं बात ये करी थी शमा कि जो सब्र की बात है ना, मैंने मतलब जैसे मैंने कहा कि मुझे से इशू नहीं है, लेकिन उमैरा अहमद के जो मोस्टली हम ड्रामे देखते हैं उसमें ये होता है कि जो मेन किरदार है उसको यानी सब्र की देवी या देवता इस हद तक बना दिया जाता है कि उसकी सारी जिंदगी वो उस सफरिंग में गुजरती है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन यानी मतलब जितने भी मेरे ख्याल है जो मैंने ड्रामे देखे हैं उमैरा अहमद के, कि सारी ज़िंदगी जवानी से लेके बुढ़ापे तक वो सफ़र करती है और किस चक्की से इसको नहीं गुजरना पड़ता और पिसना पड़ता, और फिर आखिर में यानी सांस उठ के कह देगी कि तुमने बहुत हमारा ख्याल रखा और हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। It doesn't to justify like the whole life of a person. Really, I really hope कि इस ड्रामे में ऐसा ना हो, क्योंकि ये मेरे बल्कि मैं तो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ नतीजे पे पहुंची हूँ, क्योंकि मैंने भी यही अभी तक, अब ज़रा आगे चल के पता क्या होता है, लेकिन मुझे अभी तक लग रहा है कि उन्होंने जो फीमेल इंड्योरेंस और सब्र वो दिखाया तो है, लेकिन उसको ग्लोरीफाई नहीं किया, उसको ये नहीं कहा कि दिस इज समथिंग टू एम फॉर, यू आर द, सो होपफुली दैट रिमेन्स। और दूसरी बात जो मुझे पसंद आई है, वैसे ज़रा मैंने कि इसकी आई डोंट नो तुमने मेहरा अहमद के वो ड्रामे देखे या नहीं। एक आई विल सजेस्ट कि तुम एक ड्रामा है उनका दुरे शहवार, वो देखो, एंड दैट ड्रामा इज all about शादी के पहले दिन से लेके मतलब वो बूढ़े हो जाते हैं और उस बेचारी को क्या 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 नहीं बर्दाश्त करना पड़ता, वो क्या क्या नहीं बर्दाश्त करती, क्या क्या कुर्बानियां वो नहीं देती, लेकिन उसका भी तरीका कार था ना, ये कफील की तरह का ही था, ठीक है, in a very subtle way, not glorifying it at all, लेकिन वो जब आखिरी चंद एपिसोड्स में यानी सास भी तारीफ कर देती है, ससुर भी तारीफ कर देता है, मियाँ भी गर्विदा हो जाता है, तो वो तो that's how she glorifies such concepts. इससे मुझे प्रॉब्लम है कि ये भी यानी ज़ेबा जैसी एक पढ़ी लिखी यानी खातून जो अपने घर में उसकी आवाज भी थी, उसकी एजेंसी भी थी, वो यानी हम देखते हैं कि वो लेकिन आई थिंक अभी तक जो हो रहा है वो मैं समझती हूँ, क्योंकि जरा वो एक फैमिली से आई है, उसको ले ऑफ द लैंड पता ही नहीं चला, ठीक है, अभी वो she's in the survival mode, अभी वो survival mode में है, ठीक है, तो जो कुछ उससे वो कह रहा है वो कर रही है, so I understand that कि ज़्यादातर लोग वैसा ही करेंगे initially. यहाँ तक कि मैं एग्री करती हूँ, exactly, as it progress then it becomes let's see which direction it goes. और दूसरी बात पता क्या है कि मुझे लगता है कि जो सबसे बेहतर राइटिंग में जो अच्छी चीज़ वो लगी है कि जितने भी थीम्स हैं उनमें से कुछ भी ब्लेटेंट नहीं है कि आपके मुंह पे दे मारी हो उसने, या बहुत ज़्यादा प्रीची नहीं है, यानी कहते हैं एक अच्छे तहरीर की निशानी होती है कि वो
आपके सवालों का जवाब नहीं देती बल्कि वो आपके अंदर सवाल पैदा करती है. आई डेफिनेटली फील कि इससे देख के तो हमें लगता है कि अच्छा इस लड़की के साथ ये सब कुछ हो रहा है लेकिन कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा, यू नो, इसकी माँ को नजर कैसे नहीं आ रहा कि ये. और सबसे ज्यादा ये है कि जो उसका मियाँ का किरदार है वो कि हाँ ये किरदार वैसे फेमिलियर लगता है, राइट. यू डू थिंक हाँ इस किरदार को हमने और कहाँ देखा है, क्योंकि हम सब ने देखा हुआ है, यानी देखा हुआ है उस तरह का कोई किरदार अपने इर्द गिर्द. हाँ. और ये देखते हुए हर मुझे इसी बात से मुझे ये बात याद आ रही है शमा कि मुझे लगता है कि 90s में शादी हुई खवातीन के आई डोंट नो इट कुड बी अ ट्रिगर ड्रामा एज वेल कि देखते हुए क्या क्या, यानी मुझे कहते हैं ना कि जख्म हरे नहीं हुए होंगे उनके, क्योंकि बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं और मैं जानती हूँ, पर्सनली भी जानती हूँ कि जिनका एग्जैक्ट ये मतलब खाने पीने पहनने ओढ़ने चलने फिरने तक यानी एक कंट्रोल था. और एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून की प्रॉपर जो उसकी एजेंसी ही उसका ले ली जाती है, उससे आवाज़ छीन ली जाती है. वो एक चलती फिरती रोबोट बन के रह जाती है कि जो जहाँ उसको कहा बैठ जाओ वो बैठ जाती है, जहाँ उसको कहा उठ जाओ उठ जाती है. तो वो हमने देखा हुआ, इस तरह के किरदार हमने देखे हुए हैं. बट अगेन हमारी इन्हीं जैसे बात वही हो रही है कि आई होप कि इट डजंट गेट ग्लोरीफाइड और ये ना हमें दिखाया जाए कि वो पिस 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 के तो बस उसको कुर्बानी का सिला मिला है, बल्कि ये दिखाया जाना चाहिए क्योंकि ठीक है ये हमारे मुआशरे की किरदार है, but we need to learn or we need to know about a way out as well. So I really hope that this drama is about a way out. Unfortunately, we have to use come to the P word, which is the patriarchy. कि जो उसकी जिंदगी में जो 3 रिश्ते हैं, बाप का, भाई का और खामद का, उनको आप अपने जहन में कंपेयर करते हो और ना सिर्फ के कंपेयर करते हो बल्कि जो हमारे माशरे में स्टैंडर्ड्स हैं मर्दानगी के, you compare them against that. और उन सब में एक ना कुछ ना कुछ एलिमेंट है उसका a different aspect. उसका भाई का कैरेक्टर मुझे बहुत दिलचस्प लगा है. तुम्हें कैसा लगा है उसका भाई का कैरेक्टर? फिर मैं बताती हूँ. नहीं मुझे खुद मुझे वो उसका एक at one point it portrays a very carefree person, जो उसकी एज में जो एक होना चाहिए, लेकिन दूसरी साइड पे वो कंसर्न भी शो करता है कि जब वो आती है और वो परेशान, तो वो उसको पूछता है अपनी छोटी बहन को कि तुम्हें परेशान नहीं लग रही अज़ेबा बाजी, और वो कंसर्न भी शो करता है. उसको अपनी बहनों से प्यार भी है, वो एक केयरफ्री सी नेचर भी है, लेकिन साथ में ये नहीं कि बस उसको कुछ मतलब इससे सरोकार नहीं कि क्या हो रहा है या वो कुछ खराबी है ये नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम he has got this concern as well for her sisters. तो मैं से क्रेडिट दे रही हूँ उस्मान को कि उसने कंसर्न शो किया, which is true, लेकिन I think it remains to be seen whether he actually does any, यानी कि एक्शन क्या लेता है, क्योंकि अक्सर इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं सोसाइटी में they get away with a lot, they don't have to prove anything, किसी भी रिस्पांसिबिलिटी को ऑन नहीं करते, they do not contribute towards anything, they do not own any responsibility. वो अपना वो एक carefree वाले हॉल में ही बस वो जस्ट ने कहा कि they get away with and the society lets them get away with it, going to be interesting watch. तो अच्छा इसमें और हमने किसमें और क्या था, मेरा ख्याल सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है. फिर वो घर आते हैं, परेशान होती है वो और जामी को कोई फर्क नहीं होता. अच्छा निकलने से पहले जो थोड़ा सा हमें हाउस होल्ड का भी आइडिया हो जाता है कि दे आर जो एक दिखाया होता है कि भी बड़े कुछ जायदाद वाले और पैसे वाले लोग हैं. तो वो पहले दिन ही बीवी से कहता है कि सलामियाँ दे जाओ मुझे कि मैं संभाल के रख लूँगा और काउंट करूँगा. और फिर हम बाद में देखते हैं कि इसे बाप बेटा बैठ के वो सलामियाँ ना सिर्फ काउंट कर रहे हैं बल्कि उस पर तबसरे कर रहे हैं. सो वी नो द रियलिटी कि भी क्या है. और अच्छा फिर उसके बाद जो जहेज वाला मामला होता है कि भी उसको एक तो जहेज वाला मामला तो वो बाद में जब वो फोन कॉल था सो प्रॉब्लमेटिक शमा, वो भी पहले दिन ही मेक आई है और फोन कॉल आती है और आके तो क्या वो उस फोन पे क्या पूछ रहा है कि भी कबाब बहुत अच्छे थे तो नेक्स्ट टाइम वो घर के लिए भी बनवा, माँ से कहना कि घर के लिए भी खाना लाएगी. और फिर जहेज की बात आई नो एक वो ना मैं ज़ेबा बात सुन रही है और मैं उसको फील कर रही थी. मुझे वो बम मुझे अपने सर पे फूटता हुआ महसूस हो रहा था कि उस बेचारी पे क्या गुजरी हो. लेकिन मैं वैसे क्या ही नहीं अगर मैं मेरा उस पे एक और टेक है, क्योंकि आई एक्चुअली थिंक द कम्युनिकेशन फेलियर वो सिर्फ उसके माँ बाप की तरफ से नहीं, उसकी तरफ से भी बहुत बड़ा है. क्योंकि जब उसने कहा है कि फर्नीचर मंगवाओ अपने माँ बाप से, why didn't she tell her parents? Why isn't there honesty in communication? So that goes both ways. अगर
तुम चाहती हो कि तुम्हारा रुमाल मिला है तो तुमसे आके पूछें, तो तुम क्यों दैट नहीं? गोज हाँ, बायलैटरली। बेशक वो कहते यही है कि नहीं परेशान होंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमारे सोसाइटी में अक्सर यही, मैं तो इसे एक्सक्यूज ही कहूँगी। मेरा तो यकीन इस बात की है कि ज़्यादातर मसले हमारे लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हैं, क्योंकि की वजह से होते हैं बेटियों definitely, हाँ। बेटियों को ये सिखाते हैं कि छुपानी है बातें, तो क्या छुपा के तो यू नो you'll shield them, that's just not true, that's blatantly not true। तो अगर हम honest communication अपनी families में रखें दोनों तरफ, then yeah, I was annoyed with her. I was like, why are you hiding his character? जो कुछ, and Intentions, not only is she hiding हाँ, it from हाँ। her own parents, ये अपने सिर्फ अपने माँ बाप से नहीं छुपा रही, उसकी बहन से क्यों, उसकी वो बहन उसकी जब बहन आती से है, भी, उसकी बहन को हाँ। सीधा बताओ, जब उसने तो सब apologize खुल के करवाया है, जब हाँ। उसने apologize करवाया है, तो हाँ, तो देखिए मैं क्यों करूँ? हाँ, तो उसे बताओ कि ये हो रहा है, क्योंकि फिर अब उसकी बहन, जो कि मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा स्नीकी कैरेक्टर है, मुझे लगता है कि अंदर उसे पता सब I कुछ know. है, she's She knows pretending, everything. I know. I she's agree. pretending that she doesn't Definitely, know, 100%. but then you're giving her, 100%. हाँ, ऐसे ही है. जो ज़ेबा का कैरेक्टर है, she is giving her the excuse to hide behind her, you know, lovely हाँ. person persona। अगर तो सीधे सीधे बताओ ना, then let her decide कि वो हाँ, किस साइड पे आती है। एक्सक्यूज करना तो खुद करो फोन, हाँ। क्योंकि मुझे तो जामी ने कहा है, हाँ। उसे कहो कि भाई मुझे तो उसने कहा ये सामने खड़ा है, बट देन यू नो, अच्छा ये भी शायद एक और चीज है कि जाहिर है हम अगर हर चीज को उस दौर में देख रहे हैं तो हम ज़ेबा के किरदार को भी ज़ाहिर है उसी दौर के हिसाब से देखेंगे, यहाँ पे एक तो अभी वो शादी के शौक में है कि जिस तरीके से उसको अभी डोंट फॉरगेट वो जो आरसी मसफ वाला सीन था कि जो शौक उस पे वो दूल्हा देख के था कि she's still in that zone, she's still trying to make sense of whatever happened to her, ठीक है, अभी वो उससे निकली नहीं है और उस पे दर पे यानी जो जिस तरह जामी का किरदार खुल रहा है और जिस तरह पे सारी बातें वो खुल रही हैं, पहले ही दिन जब वो जा रहे होते हैं उसके ज़ेबा के घर में, तो रास्ते में वो अपनी पुरानी क्या हालिया जो माशूका है उसके बारे में वो कितने फख्र से वो बता रहा है, ठीक है, तो उस पे जो जिस तरीके से खुल रही है, तो शी इज लाइक, मुझे ऐसे लगता है कि शी इज शॉक्ड एंड शी इज ऐसे जैसे कि उसको समझ ही नहीं आ रही कि मामला को किस तरीके से हैंडल करें। आई एग्री कि कम्युनिकेशन का यानी है वहाँ पे भी मसला ज़ेबा की तरफ से भी, लेकिन वो ज्यादा बड़ा इस वजह से भी, और ज्यादा चूंकि वो बात इस वजह से भी नहीं बढ़ चढ़ के करी कि अभी शी इज लाइक यू नो इन अ सिचुएशन कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा शॉक उसके ऊपर आ रहा है और उसको समझ ही नहीं आ रही किस हाँ, लेकिन हैंडल करना है। अनफॉर्चुनेटली जो उसका कैरेक्टर है, जो उस मर्द का कि खुलेआम अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बातें करना, ये भी हम अक्सर देखते हैं अपनी सोसाइटी में कॉमन, क्योंकि उसको नॉर्मलाइज कर दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसको हंसी मजाक में उड़ा दिया जाता है। हंसी मजाक तो और बात नहीं निशा, हंसी मजाक तो और चीज है, दूसरा ये कि इसको एज अ ट्रॉफी भी लिया जाता है कि भाई मैं इतना हैंडसम, मैं इतना खूबसूरत, और कहता भी है कि तुम्हारा मियाँ इतना खूबसूरत है कि लड़कियां उस पे मरती हैं, यानी एज अ ट्रॉफी इसको लिया जाता है कि भाई ये इस वजह से कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इस वजह से कि मैं बड़ा यानी मेरी वर्थ है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से लड़कियां मुझ पे मरती हैं, उसको यानी वो वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है और उसके हाँ, लेकिन फनीली इनफ इट्स ऑलवेज द साइन ऑफ एन इनसिक्योर मैन, जिसको ये बताने की जरूरत पेश आती है कि you know there is something lacking, कि मैं खूबसूरत हूँ, उस बेचारे को you know वो जो मजाक में कहते हैं you know maybe his mother didn't love him enough, or you know there's something lacking in his कि जो उसे बता के लोगों को कि मैं तो इतना खूबसूरत हूँ, मुझ पे तो इतनी लड़कियां मरती हैं खूबसूरत, तो अगर हम जो स्टैंडर्ड्स हम मर्दों पे अप्लाई करते हैं वही औरतों पे करें, लेट्स जस्ट स्विच द जेंडर्स, अगर हर जेंडर्स हम उनकी 2 मिनट के लिए स्विच कर दें, ज़ेबा को नहीं स्विच किया के बारे में बात करना, ज़ेबा का तो जो दूसरा पहले वाला जामी था उसके साथ तो कोई नहीं किया, एक टकराव हुआ था वहां पे चंद मिनट का मेरा ख्याल है, और वो एक रुमाल का एक्सचेंज, अगर ज़ेबा यही अपने वाले जामी को बता दे, यही बात इतनी ही जिसमें कोई वो उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नथिंग, सिर्फ इतना वो कर दे तो क्या हो, एग्जैक्टली, यानी मतलब वो यही यानी तो जाहिर है वो तो एक
हम देखते हैं कि डिफरेंस तो है ही। चलो मेरा ख्याल है इस एपिसोड में तो यही कुछ होता है, और फिर हम देखते हैं कि अगली एपिसोड में रिश्ता आता है, क्योंकि इस दौरान क्योंकि शादी पे दूसरी जामी ने देखा होता है और वो छोटी बहन का रिश्ता आता है, जो दूसरे वाला, और वो देख के शॉक होता है। अनबिलीवेबल बात है इसमें वो ये है कि एक दफा आपने देखा और आपको मोहब्बत हो गई है, यू नो, ऑब्वियसली देखा मोहब्बत हो गई और इतनी शदीद मोहब्बत हो गई है, हाँ, थोड़ा सा वो क्योंकि यू नो ऐसा हकीकत, लेकिन चलो उसको शायद पोर्ट्रे करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो असल कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो शायद उसको स्क्रीन पे पोर्ट्रे करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, आजकल तो खैर बहुत कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन खैर चले, इत्तफाकात खैर बहुत हो रहे हैं कि भी वही लड़का यानी उसकी शादी पे आ रहा है और फिर वही रिश्ता इसकी बहन के घर लेके आ रही है, बस वो रिश्ता लेके आए हैं, और वहां पे उसको पता चल जाता है, आलिया जो उसकी बहन है, क्योंकि वो किचन से खड़े होकर देख रही होती है, इनकी जो एक कम्युनिकेशन होती है, कुछ कम्युनिकेशन, जिसपे वो उसको कहता है कि हम हमेशा गलत जगह पे गलत क्या जुमला था वो, पे गलत जगह मिल जाते हैं। हाँ, वो भी लिखा हुआ है कि गलत जगह पर गलत मौका पर मिलते हैं, और वो उससे कहती है कि और हम सही अंदाज में जुदा हो जाते हैं, और आलिया किचन में वो सुन रही होती है ये सारी गुफ्तगू, लेकिन अभी उसको ये पता नहीं है कि लेकिन वो पूछती है उससे ज़ेबा से कि क्या तुम उसको जानती हो पहले, और वो ज़ेबा बात टाल देती है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जब उसको आलिया को रुमाल अपनी माँ की वार्डरोब से वो मिलता है, और फिर वो 2+2 4 कर लेती है कि भाई अच्छा ये फोन नंबर वो मिला के इसकी आवाज सुनती है कि ये तो वही ये भी वैसे वही है जिससे ये एस्पेक्ट भी मुझे अनरियलिस्टिक लगा कि अगर आप यू नो दो ही बहनें हो, और ये भी उन्होंने शो किया कि एक ही कमरा वो शेयर करती हैं, तो उसने वो बात अपनी बहन से शेयर क्यों नहीं की, यू नो, जब जिस दिन वो पार्टी में जाती है। नहीं, वो है, मुझे वो अनरियलिस्टिक नहीं लगी। हाँ, वो मुझे अनरियलिस्टिक इस वजह से नहीं लगी क्योंकि एक तो जैसे हम पहले बात करते शमा कि वो उस तरह का कोई रिलेशनशिप तो भी था ही नहीं, वो तो बने ही ना रिलेशनशिप, तो सिर्फ उस दिन उसकी मुलाकात हुई थी, और देन दैट वाज यू नो एक्सचेंज ऑफ दैट रुमाल एंड दैट्स इट। हाँ, लेकिन वो या तो हाँ, ये अनरियलिस्टिक होता है कि अगर कोई बहुत पूछती है कि रुमाल तुमने देखा तो नहीं है, राइट? आई डोंट सी इट हाइडिंग, आई मीन क्योंकि वो कुछ एस्टेब्लिश नहीं हुआ होता, तो मेरा नहीं ख्याल कि क्योंकि अभी वो खुद भी शायद इतनी वो श्योर नहीं है, अनश्योर है कि क्या है, अभी उसकी उस रिश्ते की नोयत ही उस तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हुई होती। हाँ, अगर ये कुछ अरसे ये बातचीत चलती है और उसके बावजूद अपनी बहन से छुपाते तो फिर शायद होता कि अच्छा भी आप इस हद तक एक दूसरे के साथ हो, और बहनों का रिश्ता तो वैसे भी बड़ा करीब होता है, तो उसने शेयर नहीं किया। लेकिन मुझे खैर वो इतना अनरियलिस्टिक वो नहीं लगा। तो अच्छा, ये वाली एपिसोड होगी, फिर उसके बाद यानी मेरा ख्याल है जो नेक्स्ट एपिसोड है वो मोस्टली जो हम देखते हैं कि वो फिर हमने डिस्कस कर लिया कि जहेज वाला मामला किस तरीके से फिर वो डिस्क्लोज होती है बात, माफी तलाफी, फिर ये हनीमून पे चले जाते हैं, वो भी हम देखते हैं कि अगेन जामी जो है वो अपना मजीद उसका किरदार खुल के सामने, उसकी जो कमीनगी या उसकी जो वो एक है वो नजर आती है कि वो हनीमून पे लेके आया है, वो कोई पैसे साथ नहीं लेके आया, वो एक्सपेक्ट करता है कि बीवी, और इवन इस तक एक्सपेक्ट करता है कि वो जो अच्छा, उससे पहले एक चीज को क्लियर जिक्र करूं कि पहले मतलब पहला एक दूसरा तीसरा दिन है शादी का, और उससे खीर पकवाई कि जब तुम खाना पकाओ, फिर इनाम शनाम में जो उसको देते हैं पैसे, और जामी की उन पैसों पे भी नजर है, तो वो मरी पे जिक्र करता है कि वो जो तुम्हें खीर पे जो इनाम मिला था तुम वो पैसे भी नहीं लेके आए, यू नो, उसको याद है कि वो पैसे उसको इनाम में मिले थे, वो पैसे भी नहीं लेके आए, यानी वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है ये पैसे, और फिर से बैंक अकाउंट की वो इंक्वायरी करता है, और उसको कितने वो ताने देता है कि तुम तो क्या तुम पढ़ी लिखी, किस किस्म की तुम पढ़ी लिखी हो कि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, ऑल दैट। आई थिंक इससे मुझे याद आती है कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा कहा है, पहले मैं इस बारे में ज़्यादा मिलिटेंट होती थी कि औरतों को, बच्चियों को, बेटियों को हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं लड़कों का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इतना जरूरी नहीं समझती जितना बेटियों का, और वो इसी वजह से है कि बिकॉज इट कैन ट्रैप यू, इट गिव्स पीपल अ मींस ऑफ कंट्रोल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रस्ट ही ना करें अपने हामद पे या कुछ, ये बिल्कुल नहीं है, बेशक आप डिपेंड अपने हस्बैंड पे ही करो, ना काम करो, बट देयर शुड ऑलवेज बी द ऑप्शन। आई थिंक इट्स द लैक ऑफ ऑप्शन दैट इज डेंजरस फॉर गेटिंग ट्रैप्ड इन अ अब्यूसिव रिलेशनशिप। ट्रू, आई एग्री। तो उससे फिर यदि मतलब वो पैसे मंगवा के फिर वो शॉपिंग करवा के घर जब आते हैं, अच्छा, फिर वहां पे जब वो तोहफे निकाल के देती है उसकी बहन के लिए, वो शॉल लेके आती है, तो उस पे भी वो पे क्या कहता है कि मेरा शुक्रिया अदा करें कि ये मैंने दिलवाए हैं, वरना ये नहीं इस पे होता तो ये शायद ना लेते। सो व्हाट द हेल, तो इसके बाप से पैसे मंगवाए हैं, और तुम खड़े होके ये कह रहे हो कि ये मैंने रियली। अच्छा, उस दौरान उसकी गर्लफ्रेंड का भी घर पे आना, वो भी हाँ, लेकिन वो करता, ये सारी जो कैरेक्टर है वो करता इसलिए है कि ही इज सराउंडेड बाय एनेबलर्स, यानी बहनें भी,
बाप भी उन्होंने इनेबल किया उस बिहेवियर को, तो तब वो इस हद तक पहुंचा है, ठीक है। अब उसने हर किसी के पैसे खा रहे हैं, एवरीवन इज एक्सक्यूजिंग फॉर हिम, ये मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर हिम। अच्छा, मुझे ना अब ये अगेन मुझे वो इनेबलर्स हैं या वो उसके कंपेटिटर्स हैं, मुझे वहां पे समझ थोड़ी सी मुझे समझ नहीं है। एक तो देखो ये पाकिस्तान में रह रहा है, वो लोग इन्हें अमेरिका से और सारे आके यहाँ पे आके इन्हें देते हैं करेंसी एक्सचेंज करा लो, ये दे लो, तुम्हारी फ्लाइट मैंने बुक करवा ली है ना। जैसे हम लोग भी जाते हैं पाकिस्तान और जाके यहाँ पे हम लोग क्या मजदूरियां ही कर रहे हैं ना, हम लोग 9 to 5 हमारी जॉब से और हॉलीडेज पे हम जाते हैं तो हम लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तो आई डोंट नो, अनइंटेंशनली हम दूसरों के लिए कंपटीशन क्रिएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि जामी भी शायद अनइंटेंशनली किसी एक उस तरह के कंपटीशन में भी ट्रैप हुआ है कि मेरे बहन भाई इतना, वो बार बार रेफरेंस भी देता है कि मेरे भाई इतना खर्च कर रहे हैं तो मैं इतना भी नहीं कर सकता। तो वो एक अपना आप वो दिखाने के लिए एक वो, दूसरा मुझे इनेबलर से ज्यादा जो उसके बहन भाई वो यूजर्स भी लगे, जैसे जब वो जाने लगे हैं तो वो लिस्ट के भी, मेरा ये लिस्ट जिस तरीके से वो यूज कर रहे हैं, यानी जामी की उस तरीके से जो बाकी बहन भाइयों की अपनी अपनी वो है, एक स्टेटस है या एक रिस्पेक्ट है, उसकी उस तरीके से नहीं है। लिस्ट दी जा रही है और मेरे काम ना भूलना, उसको ताने दिए जाते हैं कि अब भूल ना जाना तुम्हारी बीवी आ गई है और ये वो। तो वो शायद कहीं ना कहीं अपना एक सर उठाने के लिए या उनके सामने अपनी एक ना करने के लिए कि भाई मैं इतना डिपेंडेंट आप लोगों पे नहीं हूँ, आल्दो वो है डिपेंडेंट शायद क्योंकि ज़रा वो अच्छा, आई लव दैट यू सेड दैट, वो भी एक शायद वो है। मुझे ये लगा कि वो एक साइकिल ऑफ अब्यूज है, क्योंकि जो बाहर वाले बहन भाई हैं, जब वो बाप ज़ेबा को बिठा के बात करता है और कहता है कि बाहर वाले बच्चे तो बस पैसे भेज देते हैं, उनका ये पैसे का क्या है, ये जामी मुझे अपना वक्त देता है, सो ही इज मिनिमाइजिंग देयर कंट्रीब्यूशंस। और ये अक्सर ऐसा होता है, बाहर लोग चले जाते हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशन एक किस्म का को मिनिमाइज कर दी कि उसकी वो वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं रहती कि बल्कि पैसा भी अगर बेचते हैं तो उसको समझते हैं कि ये तो फर्ज है आपका, इट्स नॉट कंसिडर्ड एज कोई एहसान नहीं। तो टाइम वो कैसे दें बेचारे, you can only do what you can do। और दूसरी तरफ से on the other hand, अगर जामी काम करे वो पैसा अगर यूज करने के लिए वो काम करे तो आपको टाइम नहीं दे सकेगा। When he is working, he can't give you the attention that he is giving right now। और शायद जो बाहर रहते हैं वो फिर जामी से, अब ये नहीं पता उनकी लिस्ट कामों की क्या है, तो जामी काम क्यों नहीं करता, अब ये तो बाद में पता चलेगा कि एक तो वो फ्रॉडी है बहुत ज्यादा, तो शायद उसको भी किसी तरह से यूज किया जा रहा है, who knows। अब देखते हैं अगला। वो तो चलो नेक्स्ट एपिसोड्स पे खुलेगा, लेकिन बहरहाल अभी तक तो हमने देखा कि गाड़ियां किराए पे हैं, जो कारोबार है वो उसका कोई नामो निशान नहीं है, वो उन्होंने कब का वो दे दिया हुआ है। मार्केट में जो है वो काफी ज्यादा वो लोगों से उसने पैसे उधार लिए हुए जो वापस देने का वो नाम नहीं लेता, और जो सुसर से उसने पैसे लिए हैं वो जब दादी वैसे ही वो जिक्र, वो तो आउट ऑफ कंसर्न उससे पूछती हैं कि ज़ाहिर कोई भी एक बड़ा बुजुर्ग जो है कोई आपके साथ कोई मिसहैप होगा तो वो पूछेगा भी खैरियत थी, ठीक रहे हो, क्या हुआ। उसने आउट ऑफ कंसर्न पूछा और उस पर वो भड़क जाता है कि ये नहीं, शायद मुझे सुनाने के लिए ये पैसे वापस करने हैं और ऑल दैट। और इसी तरीके से फिर वो जो उसकी नंद है, ज़ेबा की नंद, उसको पता चलता है कि ये पैसे उससे अच्छा अगेन फिर वो भी उसी पे डाल देता है वापस आते हुए कि भी ये तो उसने खुद मंगवाए थे पैसे। एंड आई एम प्रीटी श्योर एंड एज आई सेड बिफोर कि इसमें जो है ये हो नहीं सकता कि जामी के किरदार के बारे में बहन को पता ना हो, लेकिन बहन भी अपना एक रख रखा हो उसके सामने कि भाई हमें नहीं पता ये आप दोनों मियां बीवी का मामला है, और वो मतलब इस तरीके से कि भाई हमारे यहाँ तो ये नहीं होता, ये तो हम तो बड़े शरीफ और रख रखाव वाले लोग हैं, हम तो बड़े हैसियत वाले लोग हैं, तो ये हमारे यहाँ नहीं होता, तो आइंदा ये ना करना। तो वो भी डाल के अपना एक पल्लू झाड़ के साइड पे हो जाती है। और वो भी क्योंकि वो भी खानदानी औरत है ना, बार बार कहते हैं कि खानदान है, लोग बहुत खानदानी हैं, हम खानदानी हैं, बिल्कुल एक झूठा लक़ब है। खानदानी होने का कुछ मतलब और मकसद नहीं है, क्योंकि जो ज़ेबा कर रही है, ज़ेबा भी यही कर रही है क्योंकि वो भी खानदानी है ना, तो हामद की बेइज्जती में अपनी बेइज्जती समझती है, इसलिए बेहतर उसे ये लगता है कि मैं इल्जाम अपने सर ले लूं। हालांकि खानदानीपन ये होना चाहिए कि यू आर ऑनेस्ट, यानी जो सच्चाई है वो खानदानीपन होना चाहिए। किस किस्म की खानदानी है? ये झूठी इज्जत को बचाने के लिए झूठ वो इज्जत है, बचाने के लिए आप जो झूठ बोल रहे हैं और एक
लड़की को आप दबाए जा रहे हैं और आप क्लेम ये कर रहे हैं कि आप खानदानी है। ज़ेबा की जहाँ तक बात है, देखो एक तो यानी जो अभी तो हम 90s की बात कर रहे हैं शमा, आज भी ये होता है कि जब शादी होती है तो वो सारा जो बोझ है वो यानी लड़की के कंधों पे होते है कि शुरू के दिन है, ये अप्स एंड डाउन्स आएँगे तो ये निभाना है, छोटी-छोटी बातें नहीं बतानी आके मैके में, दिल खराब होते हैं, ये चीज़ें जो हमें सिखाई जाती है। मुझे मेरी माँ ने कही हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे मेरी माँ ने कहा था कि भई ये छोटी-छोटी बातें आके मैके में नहीं कहनी कि भई तुम्हारे और तुम्हारे मियाँ के ताल्लुकात तो ठीक हो जाएँगे, लेकिन तुम्हारे अगर तुम भाइयों से आके कर रही हो, बाप से आके कर रही हो, मुझसे कर रही हो तो हमारा दिल खराब हो जाएगा। तुम लोग तो आपस में ठीक रहोगे, हमारा दिल खराब हो जाएगा। तो वो एक नामहसूस अंदाज़ में फिर हम ख़वातीन चूँकि हम इतनी आदी हो चुकी होती हैं देख के, और हमें बार-बार ये बाबर कराया जाता है कि भई ना ही यानी अनलेस कि बहुत ही ज़्यादा यानी वो उस तरह का कोई मसला हो जाए, तो हम छुपाने की हमें आदत होती है कि भई ना ही बात की जाए। और फिर आखिर में जाते-जाते यानी जो अस्मा जो है वो मेरी हमनाम उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो आत्महत्या है जामे के व्हाट द हेल तो आप लोग को यही नाम मिला था। तो अस्मा है या वो आसमा आ जाती है? है। अच्छा शी इज अ गुड एक्ट्रेस। अच्छा वो उसको अस्मा कहता है, जब शुरू में वो उसको इंट्रोड्यूस हाँ। अस्मा से कहता है, लेकिन वो खुद को आसमा इंट्रोड्यूस करवाती है। हाँ, मुझे भी लगा आसमा है नाम, लेकिन हाँ जब वो आती वो है खुद को आसमा उसमें इंट्रोड्यूस मुझे करवाती है। दिलचस्पी उस लड़की से ये है कि वो ऐसे इंसान के साथ उसमें क्या दिलचस्पी है और क्यों दिलचस्पी है। तो दिलचस्पी है। शायद हाँ कुछ मुझे पता चलेगा। हाँ हाँ मुझे ऐसे लगा कि शायद ये जो पैसे लेके सारे चीज़ें तो वो उसी पे खर्च करता है, शायद वो फाइनेंशियली एक वो होगा उसको कोई बेनिफिट वहाँ पे, लेकिन खैर वो तो अगली साथ में वो खुलेगा। हाँ लेकिन शी इज आई थिंक न्यू एक्ट्रेस। मैंने इसको इससे पहले किसी ड्रामे में नहीं देखा, तो अच्छा उसने जो जितना अभी हमने देखा तो हाँ अच्छा किरदार उसने निभाया है। शी इज कॉन्फिडेंट एंड शी इज हाँ ब्यूटीफुल। तो अच्छा वो उसका भी अभी तक जो हमें लगा इंटरेस्टिंग है। अब आगे खुलेगी, जब साथ खुलेंगे तो पता चलेगा कि क्या है मजीद स्टोरी, जब वो खुलेगी तो अंदाजा होगा। तो मेरा ख्याल है शमा हमने काफ़ी डिटेल में हमने छोटी-छोटी चीज़ें डिस्कस की हैं। ऑब्वियसली ये ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि हमने 4 एपिसोड जो हैं वो कवर की हैं। इट्स एन इंटरेस्टिंग वॉच। मैं तो खैर एंजॉय कर रही हूँ एंड सीम्स कि तुम भी इसको एंजॉय कर रही हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे थीम्स हैं ऐसे जो कुछ बड़े खुल के और कुछ बड़े सटल अंदाज में हम पे वो वाज़ेह हो रहे हैं। एंड एज यू सेड कि इट लेट्स यू आस्क क्वेश्चंस कि भी क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। I think we need more of this. Undoubtedly an interesting watch. I love ये नहीं तुम्हें भी शायद पसंद है, पाकिस्तानी ड्रामाज ऐसे हुआ करते थे जो माशरे की अक्कासी करें, और ये करता है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है you know stories that you can relate to, escapism में या कुछ ऐसा। जो ह्यूमन स्टोरीज हैं जो हो रही हैं उसमें, और वो भी बगैर प्रीचिंग के। अगर ठोस के कोई बात की जाए ना कि मोरालिटी भरी जाए, इट ऑलवेज कम्स अक्रॉस एज यू डोंट यानी उसको ना रिजेक्ट करते हो आप, you don't want to। तो आई थिंक बस एक किस्म का उसको रिवील करना, लेकिन जो देख रहे हैं उनको खुद डिसाइड करने दो कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस बारे में। तो अच्छा लगा तुमसे डिस्कस करके, मजा आया। क्योंकि मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि आई बैडली नीड जब ड्रामा बढ़ी तो मुझे बड़ा होता है कि अच्छा ये मैंने देखा तो किसी और ने भी नोटिस किया ये नहीं, तो लेट्स यू नो डिस्कस इट टुगेदर। तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते हम किस नंबर 7th and 8th, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच और अपने नोट्स बना के रखना इस दफा बच्चों को भी आइडियाज एंड तो उनका भी रिव्यू साथ उनका भी साथ में ओपिनियन लेना उनका भी साथ। लेकिन तुम्हें तो चलो ठीक है, मेरी बेटी तो रोना शुरू हो जाती है, लेकिन उसका ओह माय गॉड उसके साथ तो कुछ भी बैठ के देखा नहीं, वो तो जरा किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती उसके तो तो होपफुली कोई बड़ा वो फिर मेरे जैसी ही है। बिल्कुल चलो सही है, ठीक है। आई थिंक वी शैल लीव दिस हियर टिल नेक्स्ट वीक। तो मज़ा आया, थैंक यू सो मच। हमें दीजिए इजाज़त अगले हफ्ते तक के लिए। ड्रामा एंजॉय कीजिए आप लोग भी, और जिन्होंने ये रिव्यू देखा है हमारे साथ, आप लोगों को जो लगता है कि आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, कोई बात आप करना चाहते हैं या कुछ चीज़ हमसे मिस हो गई है, तो प्लीज़ 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 डोंट हेजिटेट टू कमेंट अंडर आवर वीडियो। हमें बहुत अच्छा लगेगा जब कोई बात करता है या कोई ऐसी चीज़ सामने वीडियो के नीचे लिखता है कि जो हमसे मिस हो गई होती है या वो सुनना चाहता है, तो वो देख के अच्छा लगता है। तो प्लीज़ प्लीज़ हमारा हिस्सा बनिए, इस गुफ्तगू में हमारे साथ हिस्सा बनिए। और आज हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। ओके, नई वीडियो के साथ।